कि कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान देश में किसानों को बहुत नुकसान हुआ। किसानों ने कहा कि भाई लॉकडाउन के चलते मंडियां बंद थी, हम अपनी फसल ठीक से बेच नहीं पाए। कई किसानों को अपनी फसल को खेत में ही जोत देना पड़ा क्योंकि मंडी तक ले जाने की व्यवस्था नहीं थी, पूरा देश बंद था। तो किसान को क्या चाहिए था? किसानों ने कहा आप हमें मुआवजा दे दीजिए, हमें जो नुकसान हुआ है, खासतौर पे फल सब्जी वालों को बहुत नुकसान हुआ था, आप हमें हर्जाना दे दीजिए, कुछ इसका मुआवजा दे दीजिए। दूसरा, किसानों ने कहा कि भाई डीजल के दाम कम हो गए हैं, आप हमारा डीजल का दाम भी कम कर दीजिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम हो गया है, आपने उस पर टैक्स बढ़ा रखा है, आप अपने टैक्स कम कर दोगे तो हमें डीजल सस्ता मिल जाएगा। तीसरा, किसान ने कहा कि बाजार में हमें और कुछ नहीं, हमें दान नहीं चाहिए, हमें दाम चाहिए, ज्यादा नहीं। जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है, जो सरकार का रेट है, आप वो रेट हमें दे दीजिए। क्या दिया सरकार ने? सरकार ने बहुत बड़ा एक पैकेज घोषित किया, 21 लाख करोड़ का। किसान को क्या मिला? सरकार ने कहा हमने किसान को किसान सम्मान निधि की किस्त दे दी है, पर भाई वो किस्त तो हमेशा मिल रही थी, पिछले 1.5 साल से मिल रही है, 2018 दिसंबर में अनाउंस हुई थी, उसके बाद से मिल रही है। अगर आप मुझे मेरी तनख्वाह 7 तारीख को दे दें तो ये आपने विशेष क्या काम किया? कोई कंपनी कहे कि हमने आपको तनख्वाह दे दी। किसान को क्या मिला? सच ये है कि किसान को एक पैसा भी, और मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूं, एक पैसा भी एडिशनल किसान को नहीं मिला। लोन मिले लेकिन किसान के हाथ में एक पैसा भी एडिशनल नहीं मिला। बदले में क्या मिला? निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि किसान के लिए हम ऐतिहासिक अध्यादेश लेके आए, ऐसे कानून लेके आए हैं जो कि इतिहास में कभी देखे नहीं। सवाल ये है जी, उस समय मेरा माथा ठनका कि आप किसान के लिए इतने बड़े कानून लेके आ रहे हैं। आप खुद कह रहे हो कि पिछले 70 साल में जैसे कानून नहीं आए वो कानून हम आज लेके आ रहे हैं। तो भाई इसे लॉकडाउन के दौरान लाने की क्या जरूरत है? कोरोना से कोई इसका संबंध था? लॉकडाउन से इन कानूनों का कोई संबंध था? क्या लॉकडाउन के कारण ये कानून लाने से किसान को एक पैसा भी फायदा हुआ? तो फिर अध्यादेश के जरिए क्यों लाए? ऑर्डिनेंस क्यों लाए? ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस वो होता है कि जब पार्लियामेंट का सेशन चल नहीं रहा लेकिन देश को किसी बहुत बड़े कानून की अगर जरूरत है, बहुत इमरजेंसी है, तो सरकार एक कानून रातों रात बना सकती है। और यह कि जब पार्लियामेंट मिलेगी तब उस कानून को पास करवा लेना, इमरजेंसी थी इसलिए आपने कर लिया। भाई ये 3 कानून लाने की कौन सी इमरजेंसी थी? इनका लॉकडाउन या कोरोना वायरस से क्या ताल्लुक था? और एक बार जब ले आए, जब पार्लियामेंट मिल गई, तो पार्लियामेंट में ठीक से बहस तो कर लो। पहले दिन तीनों कानून इंट्रोड्यूस हुए और अब बस 4-5 दिन पार्लियामेंट को होते हुए हुए, एक दिन राज्यसभा लोकसभा में पास हो गए, दूसरे दिन आज राज्यसभा के अंदर ले आए गए। इतनी हड़बड़ी क्या है? इतनी जल्दबाजी क्या है ये करने की? इस चीज को जो आप कहते हो कि 70 साल का सबसे बड़ा कानून आप लेके आ रहे हो, ये वो कानून है जिसका असर किसान पे ही नहीं, उसकी अगली पीढ़ी पे होगा, उससे अगली पीढ़ी पे होगा, पोते नाते पोती सबके ऊपर असर होगा। क्या देश में इस पे बहस नहीं होनी चाहिए? क्या किसान संगठनों से बात नहीं होनी चाहिए? मैं कानूनों पे आऊंगा, तीनों कानून के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले एक सवाल छोटा सा मैं आपके मन में छोड़ना चाहता हूं। आप ही बताइए, अगर इतना बड़ा हिस्टोरिक काम किसानों के लिए हो रहा है तो किसानों ने मांगा तो होगा, कभी कहा होगा, चलिए अब नहीं कहा, कोरोना में नहीं कहा, पहले क्या क्या किसी किसान संगठन ने इन कानूनों की कभी भी मांग की है? नहीं। चलिए आपके मन में विचार आ गया, क्या ये कानून बनाने से पहले, ये ऑर्डिनेंस इशू करने से पहले, क्या इस सरकार ने किसी भी एक किसान संगठन से बात की, अपने जेबी संगठनों को छोड़ के? नहीं। मैं खुद केंद्रीय कृषि मंत्री से मिला, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, हम 250 किसानों का संगठन है, मैं नहीं कहता आप मेरे संगठन से बात करें, 250 में से किसी से तो बात कर लो आप, किसी से आपने बात की? नहीं। चलिए ऑर्डिनेंस आपने इशू कर दिया, आपको इमरजेंसी लगती थी, उसके बाद 4 महीने हो गए, इस 4 महीने में आपने किसान संगठनों को बुला के उनके साथ कोई कॉन्फ्रेंस की?
कोई मीटिंग की, चलिए आप मीटिंग नहीं कर सकते, जूम मीटिंग की आपने, कोई फेसबुक मीटिंग कर ली, कोई चर्चा तो की नहीं की। चलिए आपने राय नहीं की, क्या किसान संगठन इसके साथ है? सारे किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। सरकार कहती है कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। मैं कहता हूं भाई, अगर कांग्रेस के पास इतनी ताकत होती, अगर कांग्रेस में इतनी हिम्मत होती कि देश भर के किसानों को सड़क पे ले आती, तो कांग्रेस चुनाव हारती। इनका कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। पंजाब के जो संगठन इस टाइम सड़क पे खड़े हैं, ये वो संगठन है जो कल तक कांग्रेस के खिलाफ सड़क पे खड़े थे, आज भी अमरिंदर खिलत सिंह के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं। ये कांग्रेस का कोई एजेंट नहीं है। कर्नाटका में कर्नाटका राज्य रैयत संघ, कल मैं जा रहा हूं, पूरे कर्नाटका के तमाम किसान संगठन कल विधानसभा के सामने खड़े हो रहे हैं, मैं भी उसके साथ खड़ा होऊंगा प्रदर्शन। ये कौन से कांग्रेस वाले लोग हैं? हरियाणा में जिन लोगों ने विरोध किया, जो आज चारों तरफ सड़क रोक के खड़े हैं, क्या है कांग्रेस वाले लोग? बाकियों को छोड़ दीजिए, कांग्रेस आपका विरोध कर रही है, विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है, चलिए योगेंद्र यादव विरोध कर रहा है, ये आपके अपने लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? भारतीय किसान संघ, जो कि आरएसएस से एफिलिएटेड किसान ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है कि इस बिल को इस तरह से जल्दबाजी में पास न कीजिए, इसमें बहुत खतरनाक चीजें हैं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा क्यों नहीं हो रही? और तो और अकाली जो कल तक आपकी कुर्सी पे बैठे हुए थे, वो आपको क्यों छोड़ रहे हैं? कुर्सी कोई जल्दी से छोड़ता नहीं, और अकालियों ने कोई खुश होकर नहीं छोड़ी। पंजाब का एक एक किसान खड़ा हो गया, तब जाके उनको छोड़नी पड़ी। डर लगा कि भैया तो वोट चले जाएंगे, जिसके वोट के बेसिस पे हम खड़े हैं आज, केंद्र में कुर्सी में बैठे हुए हैं, वो तो हमारी कुर्सी हिलाने को बैठा हुआ है। तो किसान खिलाफ। अब आप बताइए, जो किसान ने मांगा वो नहीं है, किसान की राय नहीं, किसान से बात नहीं, किसान का समर्थन नहीं, किसान विरोध कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि ना ना मैं तेरे को ऐसी गिफ्ट देने वाला हूं कि तू रो पीट कुछ भी, तेरे सर पे मार के मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा ही दूंगा। ऐसा सुना है आपने? चलिए हो सकता है किसान को कुछ पता नहीं है, किसान बेवकूफ है, आप तो बहुत भले का काम कर रहे हो, किसान को पता नहीं। क्या फिर आपको किसान को समझाना नहीं चाहिए? कहां हो रहा है? क्या है ये कानून? आप कहेंगे चलिए किसान समझ नहीं रहे होंगे, कानून है क्या? मैं आपको 1 मिनट में बता दूं ये 3 कानून क्या है। 3 कानून है जो कि ऑर्डिनेंस के रूप में अब आए थे, और अब तीनों को एक साथ एक पैकेज के रूप में एक झटके में पास किया जा रहा है। इन 3 कानून में 2 कानून है जिसपे थोड़ा कम कंट्रोवर्सी है, यानी कि लोगों को लगता है कि इमीडिएटली आज खर्चा, इस पे खतरा कम है। और तीसरा है जिसको लेके खूब घमासान। मैं तीनों के बारे में आपको, पहला कानून ये है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। ये इसको सरकार का, सरकारी नाम है, ये पुराना एक्ट होता है भारत सरकार का, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का। सरकार उसमें अमेंडमेंट कर रही है। साधारण भाषा में कहें तो इसका नाम ये होना चाहिए स्टॉक लिमिट रिमूवल एक्ट। स्टॉकिंग पे जो लिमिट्स हैं उसको हटाने के लिए एक अमेंडमेंट, एक्ट नहीं है ये, एक अमेंडमेंट है जो भारत सरकार कर रही है। उस अमेंडमेंट का, पर मैं बताऊं इसका सही नाम क्या होना चाहिए, मैंने सबके सही नाम ढूंढ के रखे हुए। इसका सही नाम ये होना चाहिए जमाखोरी कालाबाजारी अनुमति कानून। कई बार मैं सोचता हूं, अगर इन कानूनों को सच्चे नाम देने शुरू कर दिए जाए तो क्या होगा? क्या कोई इनके साथ होगा? तो सही नाम इसका होना चाहिए जमाखोरी कालाबाजारी अनुमति कानून। ये कानून है क्या? ये कानून बेसिकली कहता है कि अभी तक देश के अंदर सरकार के पास एक प्रोविजन हुआ करता था कि अगर किसी चीज की ब्लैक मार्केटिंग हो रही हो, किसी चीज के प्राइस अचानक ऊपर नीचे हो रहे हो, तो सरकार के पास पावर थी कि सरकार इंटरवीन करके इसमें कुछ कर सकती थी। सरकार कह सकती थी नहीं आप इतना स्टॉक नहीं रख सकते, स्टॉक अपना खाली करो, ताकि चीज बाजार में आए, बाजार में आए तो जो दाम आपने आर्टिफिशियली बढ़ा के रखा होगा उसे कम। सरकार कहती है पुराने जमाने का कानून था, जबकि हमारे पास खाद्य चीजों की कमी होती थी, अब इसकी जरूरत नहीं बची है। अब हम सीधा का सीधा एक दूसरा कानून इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार का ये कहना है कि अब स्टॉक लिमिट्स की कोई जरूरत नहीं है, और सरकार कहती है कि स्टॉक लिमिट्स रहने से नुकसान ये होगा कि इससे व्यापारी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो वेयर हाउस बनाने में, कोल्ड स्टोर बनाने के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इसलिए वो कहते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं जिससे कि इसमें
पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू होगा, सरकार का कहना है। और इससे सरकार कहती है किसान की आमदनी बढ़ेगी। मैं पूछा भाई किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी? ये हुआ तो स्टॉकिस्ट के लिए है, आपने स्टॉकिस्ट के लिए लिमिट हटा दिया, किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी? कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं नहीं साहब, अगर स्टॉकिस्ट के पास लिमिट नहीं रहेगी तो स्टॉकिस्ट किसान का माल तब भी खरीदेगा जब उसको जरूरत नहीं है, और इसलिए किसान को कम दाने देने की बजाय किसान को ज्यादा दाम देगा। मैंने कहा भाई साहब, जो मैंने मंडियों को देखा है वो ये कि जब दाम बढ़ते हैं तो मुनाफा व्यापारी की जेब में जाता है, और जब दाम गिरते हैं तो डाका किसान की जेब पे पड़ता है। ये तो भारत का व्यापार है, ये पता नहीं कौन सा नियम आपने बना लिया। दूसरा, अगर स्टॉक पे कोई लिमिट नहीं रहती है और कोई चीज महंगी होती है तो सरकार क्या करेगी? चीजें महंगी होंगी, लोग कहेंगे देखो किसानों ने कितनी चीजों को महंगा कर दिया, क्या इससे गरीब के लिए सरकार कुछ कर पाएगी? वो एक अलग सवाल है, अभी मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि सरकार ने कहा है कि हाँ ठीक है, इसमें कुछ कुछ हम अपने हाथ में रखेंगे लिमिट्स, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो एक्सपोर्ट वाले लोग हैं उन पर किसी तरह की कोई लिमिट नहीं रहे। आप समझे? ठीक है भाई, एक्सपोर्ट के लिए सरकार कर रही है, नहीं नहीं नहीं, इसमें एक दूसरा खेल है। खेल ये है कि अडानी जी जो कि विलमार के साथ मिलके अब एग्री बिजनेस के अंदर बहुत बड़े तौर पे आ रहे हैं, इनके पास अफ्रीका में अपनी कंपनियां हैं इनकी जेब में, तो जिस दिन भी चाहे अडानी जी कह सकते हैं कि मेरे पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर पड़ा हुआ है, एक दूसरी कंपनी ने दिया है, वो कंपनी कौन है? वो कंपनी उनके घर की कंपनी है। तो ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड खेल है। इसका मतलब है कि देश में किसी भी स्टॉकिस्ट पे कोई सीमा होगी, लेकिन अडानी जी पर कोई सीमा नहीं। मतलब क्या होगा कि बड़े बड़े बिजनेस वाले बाजार में खेलेंगे। खेल क्या होता है? जब किसान अपनी फसल लेके आता है उस वक्त इंपोर्ट करके स्टॉक बढ़ा लिया जाता है। यही इस वक्त खेल हो रहा है देश के अंदर। इंपोर्ट करके स्टॉक खड़ा हो जाता है और दाम गिर जाते हैं, और जैसे ही किसान की फसल खाली हो गई उसके बाद स्टॉकिस्ट लोग मार्केट में रिलीज करना शुरू करते हैं और दाम बढ़ा। तो ये प्राइसेस को बढ़ाने घटाने का मार्केट मैनिपुलेशन का जो खेल, वो खेल अब असीमित खेल हो जाएगा इसके चलते, और खास तौर पे अडानी जी की कंपनियों को इससे विशेष मुनाफा होगा। होना क्या चाहिए था? आप पूछेंगे, चलिए आप आलोचना करते हैं, विकल्प क्या है? विकल्प बड़ा सीधा है, सरकार को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, देश में वेयर हाउस कम है, गोदाम कम है, कोल्ड स्टोरेज कम है, मगर इसके लिए प्राइवेट कंपनियां क्यों करे? सरकार क्यों नहीं इन्वेस्ट करती? बार बार हमें बताया जाता है कृषि में सरकार भारी निवेश करने वाली है, करो ना। वो करने की बजाय ये क्यों कर रहे हो? और इससे किसान को क्या फायदा होगा? किसान की बार्गेनिंग पावर तो कम होगी ना पहले से। तो पहला तो ये एक्ट है, ये पास हो चुका है और आज शायद राज्यसभा में भी पास हो जाए। दूसरा कानून जो सरकार ला रही है उसको सरकार कहती है, सरकार की अपनी भाषा में इतने लंबे लंबे नाम है, मुझे भी पढ़ते हुए दिक्कत होती है। नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। पढ़ के जुबान टेढ़ी हो जाती है, बड़ी साधारण भाषा में कहूं, सरकार के लोग खुद इससे स्वीकार करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, यानी कि किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की परमिशन दी जा रही है। कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, किसानों को पहले भी ये परमिशन थी, कंपनियों को परमिशन दी जा रही है कि वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, 5 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया जा सकता है, उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होगा, ये सब चीजें इसमें बताई गई। इसका नाम पता है क्या होना चाहिए? ये मैं बता दूं, मेरे विचार से इसका नाम होना चाहिए था बंधुआ किसान कानून। क्योंकि अगर ये कानून लागू हो जाते हैं जिस तरह से होंगे तो किसान तो बंधुआ हो जाएगा, बंधुआ मजदूर जैसी किसान की स्थिति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दो बराबर की पार्टीज के अंदर होते हैं, जहां एक पार्टी के पास दिल्ली से लेके लंदन तक वकील करने की क्षमता है और दूसरा किसी वकील के दरवाजे पे नहीं फटक सकता, डरता है, बैंक मैनेजर को माई बाप करके हाथ जोड़ के बात करता है। ये दोनों बराबरी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे?
ये जो सारा सिस्टम है, हालांकि इसके अंदर इमीडिएटली कुछ होने वाला नहीं है और इसलिए मैं इस पर बहुत लंबी चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन दो अनइवन पार्टीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना जो है वो कैसे न्याय संगत हो सकता है? और अगर दोनों में डिस्प्यूट होगा तो क्या होगा? ये कानून कहता है कि अगर दोनों में डिस्प्यूट हो गया तो पहले एसडीएम के पास मामला जाएगा, उसके बाद डीएम यानी कि कलेक्टर के पास जाएगा और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास रेजोल्यूशन के लिए। कोई गांव में रहा हो, देखा हो तो आपको पता होगा एसडीएम तक पहुंचना एक साधारण किसान के लिए असंभव चीज होती है। वो थानेदार तक नहीं पहुंच पाता, कहता है भाई साहब मेरे साथ चलो, जरा थाने में जाना है, थानेदार बाबू से बात करनी है, इंस्पेक्टर साहब ने ये कह दिया है, थानेदार ने कह दिया, एसएचओ साहब ने कह दिया। वो एसडीएम के पास जाएगा, कैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो? जैसे मैंने कहा, ये कानून फिर किसानों के लिए नहीं बना, कानून बना है कंपनियों के लिए। और अभी तक भारत में जहां जहां कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट का अनुभव रहा है वो बहुत बुरा था। पेप्सी ने टमाटर के किसानों के साथ किया था, गुजरात के अंदर आलू के किसानों के साथ हुआ है और कंपनियों ने किसानों पे करोड़ों रुपए के दावे ठोक दिए कि आपने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया, आप पे 2 करोड़ का मुकदमा। किसान बेचारे को पता ही नहीं क्यों अंगूठा लगा के कह चुका है कि हाँ मैं तो फला चीज की कमिटमेंट करता हूँ, फला चीज की कमिटमेंट करता हूँ। ये होने की संभावना है, ये होने का डर, ये दूसरा कारण। जैसे मैंने कहा, असली बवाल जो है इन दो कानूनों के बारे में नहीं, असली बवाल हुआ है तीसरे कानून के बारे में। और वो तीसरा कानून है एपीएमसी के बारे में। ये एपीएमसी और एमएसपी शब्द बार बार आएंगे और हमें से कई साथियों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ये एपीएमसी होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कोऑपरेटिव, यानी कि किसान अपनी फसल जो बेचता है अनाज मंडी, लेकिन वो अनाज मंडी सिर्फ मंडी नहीं है, वो पूरी व्यवस्था है जिसके अधिकारी हैं, जिसके पूरी एक इलेक्टेड बॉडी होती है, जहां किसान अपनी फसल को बेचने आता है, अनाज को, कई जगह पे फलों को भी बेचने आता है। ये एपीएमसी कहलाता है। और ये एमएसपी क्या है? ये एमएसपी एक प्राइस है जो कि सरकार डिक्लेयर करती है, सबके लिए नहीं, फिलहाल 23 फसलों के लिए डिक्लेयर कर रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सरकार अपनी तरफ से किसान को कहती है कि भाई कम से कम इतना दाम तो आपको मिलना चाहिए, जैसे मार्केट के अंदर होता है ना एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि आप इससे ज्यादा पे बेच नहीं सकते। किसान के लिए है इससे कम में आपकी फसल खरीदी नहीं जानी चाहिए। अब इसका खेल, ये जो तीसरा एक्ट है जिसे सरकार कह रही है, उम्मीद आप देख पा रहे होंगे, सरकार कहती है, इस तीसरे कानून के लिए सरकार का शब्द है, फिर बहुत लंबा सा है, पढ़ना पड़ेगा मुझे। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, साधारण तरीके से कहें तो एपीएमसी बाईपास है। एपीएमसी को बाईपास करने के लिए एक्ट बना है, उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। ये एपीएमसी को बाईपास करने के लिए एक्ट बनाए जिसमें सरकार कह रही है कि एपीएमसी के बाहर भी खरीद फरोख्त हो सकती है। मेरे विचार से इसका क्या नाम होना चाहिए? मैं इसका बड़ा साधारण नाम देता हूं, ये है मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून। बताइए, अगर ये कानून को नाम दे दिया जाए तो कोई देखेगा इस कानून को? कानून कहता क्या है? ये कानून कहता है, सरकार इसके पक्ष में कहती है कि भाई जो आजकल एपीएमसी है इसके अंदर बड़ी गड़बड़ी चल रही है, इसमें पॉलिटिक्स चल रही है, किसान का शोषण भी होता है, इसके अंदर भ्रष्टाचार भी होता है, ये सारी बातें सही। तो सरकार कहती है इसलिए हम एपीएमसी के बराबर, एपीएमसी के पैरेलल प्राइवेट ट्रेडिंग जोन क्रिएट करेंगे, यानी कि प्राइवेट मंडी भी बनाई जा सके। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, इससे एपीएमसी भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कंपटीशन होगा तो उन्हें भी कुछ करना पड़ेगा और इससे फायदा ये होगा कि किसान को बेहतर दाम मिल सकेगा। सुनने में कितनी सुंदर बात लगती है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जहां किसान को एक तरफा, किसान जिस मंडी के अंदर बेचता है एपीएमसी, एपीएमसी में टैक्स लगता है, एपीएमसी में फीस लगती है, और बाहर प्राइवेट मंडी में ना टैक्स लगेगा ना फीस लगेगी। अब आप सोचो क्या होगा? कोई अपनी फसल एपीएमसी में क्यों बेचने जाएगा भाई? अंदर व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होगा, बाहर व्यापारी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अंदर व्यापारी को अपनी हर खरीद फरोख्त को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बाहर रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा।
तो फर्क ये नहीं है कि किसान को पहली एक आजादी थी और अब तो आजाद नहीं थी और अब आजादी मिल गई है। फर्क ये है कि पहले की व्यवस्था रेगुलेटेड मंडी, उसकी जगह अब अनरेगुलेटेड मंडी की जा रही। फर्क दोनों में ही। सरकार कहती है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, लाल किले से कहते हैं कि भाई हमने किसान को आजादी दी, ऐसी आजादी जो किसान के पास आज तक उपलब्ध नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, और मैंने बार बार बीजेपी के प्रवक्ताओं से, सरकार के प्रतिनिधियों से, अफसरों से पूछा है कि भाई आप मेरे को एक कानून दिखा दो, इस देश का कोई कानून दिखा दो जो कहता हो कि किसान अपनी फसल चाहे तो मंडी के बाहर नहीं बेच सकता। बिल्कुल बेच सकता है। तो कौन सी आजादी आप दे रहे हो? ये आजादी तो है। अगर आज मैं अपनी फसल जाके कलकत्ता बेचना चाहूं, मुझे आजादी है। आजादी किसे नहीं थी? व्यापारी को नहीं थी, आड़ती को नहीं थी, ट्रेडर को नहीं थी, बिजनेस को नहीं थी। उनको आजादी दी। आजादी नहीं, उनको छुट्टा छोड़ दिया गया। इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि एपीएमसी बैठ जाए। क्यों बैठ जाएंगी? मैंने आपको समझा दिया कि अगर किसान के पास ये विकल्प है, अगर किसान को लगता है कि भाई मंडी के अंदर बेचूंगा तो मुझे 4.5-5-6% टैक्स लग जाएगा, वही आड़तिया मंडी के बाहर बैठ जाएगा अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके, कहेगा तू मेरे को यहाँ पे बेच दे, तेरे को एक पैसा टैक्स नहीं लगेगा। तो किसान वहां बेच देगा। किसान को क्या पता, इससे एपीएमसी बैठ जाएगी। 1 साल 2 साल, पहले साल ये भी हो सकता है किसान को लगे कि भाई फायदा हो गया, देखो मेरे को तो इससे। लेकिन 1 साल 2 साल के बाद क्या होगा? एपीएमसी बैठ जाएगी। सरकार कह रही है कि हम तो एपीएमसी को तोड़ नहीं रहे हैं। मैं कहता हूं भाई, चीजों को ऐसे ही तो तोड़ा जाता है। सरकारी स्कूल को जब खत्म करना होता है तो क्या किया जाता है? प्राइवेट स्कूल बन जाता है। सरकार कहती है नहीं नहीं, आप दोनों में से जिसमें मर्जी चाहे चले जाइए। बस सरकारी स्कूल के अंदर टीचर आना बंद हो जाता है, पढ़ाई नहीं होती है, तो लोग प्राइवेट स्कूल के अंदर डाल देते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट पहले सारी पोस्ट किया करता था, फिर कहा नहीं नहीं कुरियर भी खोल देते हैं, और आज कोई नहीं जाता पोस्टल डिपार्टमेंट, सारा काम कुरियर से होना शुरू हो गया। इसी तरह से सरकारी व्यवस्था को खत्म किया जाता है। किसानों को डर है एपीएमसी खत्म, और अगर एपीएमसी खत्म होती है तो एमएसपी की व्यवस्था खत्म। छोटे मुहावरे में मैं समझाऊं तो ये है कि ये जो एपीएमसी है, ये एक तरह की छत है किसान के सर के। ये छत कच्ची है, इसमें छेद है, टूटी भी हुई है, किसान परेशान भी हो जाता है इससे। किसान क्या चाहता था कि इस छत में मरम्मत की जाए, इसके छेद को ठीक किया जाए। अब बीजेपी सरकार आके क्या कह रही है, मोदी जी क्या कह रहे हैं कि भाई तेरी छत बहुत खराब है, बड़ा नुकसान होता है, देखो इसमें से तो पानी आता है, हम ऐसा करते हैं आपको आजाद कर देते हैं, हम छत ही हटा देते हैं। किसान क्या कहेगा? ये छत नहीं हटानी थी, मुझे इस छत की जगह पक्की छत चाहिए, छत हटानी नहीं चाहिए थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी 2003 में, तो उन्होंने एक मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाया था देश भर की राज्य सरकारों के लिए, कि आप आके राज्य सरकारों को कहा था कि आप अपने एपीएमसी एक्ट में सुधार कीजिए ताकि एपीएमसी में जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए। खुद बीजेपी की किसी राज्य सरकार ने उसे पारित नहीं किया। तो भाई ये छत हटाने की बजाय आप अपनी राज्य सरकारों को कहिए ना कि वो छत को इंप्रूव करें, छत में मदद करें। वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए किसान को डर है कि उसकी एमएसपी और प्रोक्योरमेंट खत्म होने वाला। बीजेपी वाले कहते हैं भाई आपको क्यों डर है? हमने तो एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि एमएसपी खत्म होगी, हमने तो कहीं भी लिखा हुआ कि प्रोक्योरमेंट खत्म हो जाएगा। किसान कहता है जब एपीएमसी नहीं बचेगी तो मैं कहां से एमएसपी लूंगा, मेरा प्रोक्योरमेंट कहां पे होगा? और किसान कहता है कि ये आज का खेल नहीं है, ये खेल आप 6 साल से खेल रहे हो। 2014 में जब बीजेपी आई थी तो उन्होंने शांता कुमार कमेटी बनाई, जिसने साफ साफ कहा कि ये किसानों की फसल खरीदना, खासतौर पर हरियाणा पंजाब में जरूरत से ज्यादा खरीदी जा रही है, इसको खत्म करो। एफसीआई को फसल खरीदना, गोदाम में रखने का धंधा बंद कर देना चाहिए। बीजेपी सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें बोनस नहीं दे सकती, और अभी पिछले साल सरकार ने कहा है कि हरियाणा पर पंजाब में जितनी ज्यादा धान की खरीद होती है, इस खरीद को कम करना चाहिए। इसलिए डरा। तो दिमाग नहीं खराब हुआ किसान का। किसान इसलिए डरा हुआ है, और इसलिए किसान कहता है, बड़ी साधारण बात कहता है
कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं सच है, हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं जो आश्वासन दे रहे हैं सच है, तो आप कानून में लिख दो ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में लिख दो कि कंपनी किसान से जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो एमएसपी से नीचे की कीमत पे नहीं हो सकता। और आप इस एपीएमसी बाईपास एक्ट में लिख दो कि एपीएमसी के बाहर व्यापार हो सकता है, लेकिन वो एमएसपी से नीचे के दाम पे नहीं हो सकता। अगर एमएसपी के नीचे के दाम पे होगा तो वो स्वीकार्य नहीं। ये दोनों बात आप कह दो तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो नहीं माने, सरकार और कुछ भी कहेगी, ये मानने को तैयार बिल्कुल नहीं है सरकार। और इससे कलई किसान यही कहते हैं। और मैं पूछता हूं सरकार से, बड़ी साधारण सी बात, आप एमएसपी को कानूनी दर्जा क्यों नहीं देते? आप कहते हो एमएसपी को कोई असर नहीं होगा। कल को अगर हो गया असर, तो क्या मैं कचहरी में मंडी के अंदर प्रधानमंत्री का वीडियो लेके जाऊंगा? क्या मैं कृषि राज्य मंत्री, देश के कृषि मंत्री के आश्वासन लेके जाऊंगा, उनका ट्विटर अकाउंट लेके जाऊंगा? क्यों कोई सुनेगा मेरी बात? आप कानून में लिख दो। एमएसपी को कानूनी दर्जा क्यों नहीं देते? आप प्राइवेट मंडी बनाना चाहते हो, सरकारी और प्राइवेट मंडी दोनों में एक जैसे नियम लागू क्यों नहीं कर देते? दोनों में एक जैसा टैक्स लगे, दोनों में एक जैसा रेगुलेशन हो, फिर कंपटीशन हो, बहुत अच्छी बात। आप कहते हो किसान को मुक्त कर दिया, मुझे बताइए आज तक किसान पे कौन सी पाबंदी थी जिससे आपने मुक्त कर दिया? आप कहते हो किसान को एक्सपोर्ट करने के लिए फ्री कर दिया, मुझे इन तीनों कानूनों में एक शब्द दिखा दीजिए जहां आपने एक्सपोर्ट की कोई भी कंडीशन हटाई हो। और 5 दिन पहले जब प्याज के दाम लासेगांव मंडी में महाराष्ट्र में बढ़ गए तो केंद्र सरकार ने तुरंत पंजाब प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। तो पहले के काम में और आज में क्या फर्क हुआ? इसलिए आज किसान व्यक्ति, मुझे पता तो नहीं, लेकिन संभव है कि अब तक 2:30 बज चुके हैं, अब तक राज्यसभा ने पास कर दिया। 20 सितंबर का ये दिन भारत के किसानों के इतिहास में एक काले दिन के रूप में, क्योंकि ये वो दिन है जब भारत की खेती में कंपनी राज की शुरुआत। इन तीनों कानूनों को अब आप अलग अलग करके मत देखो, ये तीनों कानून एक साथ जोड़ के देखो। अंबानी जी, अडानी जी पेट्रोल का काम कर चुके, जहाजों का काम कर चुके, हवाई जहाज का काम कर चुके, अब वो कृषि में आना चाहते। और अब अंबानी जी और अडानी जी खेती में आएंगे तो 5-10 एकड़ की खेती थोड़ी करेंगे। उनको 5,000 एकड़ चाहिए, 50,000 एकड़ चाहिए, उनको लाखों टन वाला वेयर हाउस चाहिए। ये जो 3 कानून है ये उनके रास्ते से अड़चन हटाए, ताकि भारत की खेती भी जैसे अमेरिका इंग्लैंड में होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करती हैं। कंपनी 5,000 एकड़ में, 10,000 एकड़ में, 20,000 हेक्टेयर के अंदर, 50,000 हेक्टेयर में खेती करती है। ये उसकी शुरुआत। आप हो सकता है पूछ लें कि भाई बुरा क्या है, वहां तो इतनी अच्छी खेती हो रही है, वहां तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। फर्क ये कि वहां की पॉपुलेशन का सिर्फ 5% एग्रीकल्चर में लगा और हमारी पॉपुलेशन का डायरेक्टली 45%, इनडायरेक्टली देखें तो 60% एग्रीकल्चर में लगा। इन लोगों का क्या होगा जब अडानी अंबानी आके 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट खेती पे लेंगे, फिर उसके बाद उसके बड़े बड़े स्टॉक करेंगे और उसको अपनी मंडी के अंदर बिकवाएंगे, वहां से उठाएंगे, तो ऐसे में वो छोटा किसान कहाँ जाएगा? भारत का किसान कहाँ जाएगा? तो याद रखिएगा मेरे शब्द, ये भारत की खेती किसानी में कंपनी राज की शुरुआत। इसलिए किसान परेशान है, इसलिए किसान खड़ा है, इसलिए 20 सितंबर के दिन को भारत का किसान एक काले दिवस के रूप में